लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज को हम लोगों को समझना चाहिए, जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए। Dr. Shiv Chaudhary, who is the cardiovascular surgeon in AIIMS, is a very close friend of mine, and our batchmate also, and probably you are working with him. So ये बहुत महत्वपूर्ण है कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपी में कि अपनी लिमिट्स हमें पता होनी चाहिए। Dr. Suraj Kumar, who is professor and head of the physiotherapy department, in Safai Medical College, Uttar Pradesh. He is very upcoming physiotherapist who has represented India in Indian women hockey team from 2004 to 2007. He visited many countries like Doha, Singapore, as a chief physiotherapist with the Indian women hockey team. He has a lot of publications. He has 5 books in his name, 71 journals he has published. I'm amazed to see his personality. He has recently visited to South Korea for speech and brain exercises, which is very new branch. And his topic today is robotic, use of robot in physiotherapy. It is robot assisted wellness for stroke patients, which is a very upcoming branch. So I can assume that his target जमीन पे तो नहीं दिखता है, बहुत ही ऊंचा टारगेट है। मैं 2 लाइनों से इनकी पर्सनैलिटी को कहूँगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। डॉक्टर सूरज कुमार, प्रोफेसर सूरज कुमार। Respected Dr. A.K. Agarwal, Dr. Sanjay Kumar, Dr. Lokendra, Dr. V.P. Gupta, Dr. Saranjit. Today my topic is robotic assisted training, a tool for stroke rehabilitation. But before I come to my topic, I want to share something about WellnessCon. Big thing. Wellness is a big thing. So Dr. Parveen Katiyar has organized 3-day workshop. It's too less. It should be at least 1 week conferences. Okay. And there is a big auditorium where is going on WellnessCon conference for 2 days back. But here we are more or less concerned with the physiotherapy point of view for wellness. So this is because of my concept. Maybe this is a super specialized branch of wellness. As you know, like physiotherapy में भी बहुत सारे branches हैं, cardiopulmonary, gynecology, orthopedics, neurology. तो ये भी wellness का हमारे समझ से ऐसा लग रहा है कि फिजियोथेरेपी भी एक अलग सा सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, इसीलिए हम लोग को इधर कर दिया गया है कि आप लोग अलग से कुछ सीखिए सिखाइए। दूसरा बात ये है कि डॉक्टर वीपी गुप्ता के बारे में 2 बात बोलना जरूरी है। आप एम्स में चीफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं और मेरे गुरु रहे हैं किसी न किसी रूप में। जब मैं 96 में बैचलर इन फिजियोथेरेपी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा था, उस समय भी एम्स में सर थे, और सर का जो हाइट और शेप और सब चीज़ था वो भी उस समय भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। मैं उस समय सर का क्या है कि एट प्रेजेंट दिल्ली काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और जो मेरी यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सफाई में, उसमें भी सर बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर हैं। सो सर का क्लिनिशियन होते हुए भी एकेडमिक्स में काफ़ी रुचि है, इसके लिए भी आप लोग एक बार क्लैप करें। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर।
बेसिकली रोबोटिक असिस्टेंट जो ट्रेनिंग होता है, ये ट्रेनिंग आप लोग करते हैं पहले से ही, लेकिन इसमें कई ऐसी चीज़ें आई हैं जो न्यू एडवांस हुई है, या जो करते हैं उसको हम जानते नहीं है कि हम रोबोटिक से कर रहे हैं, तो इसका नॉलेज एक्सप्लोर होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जो हम स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन में करते हैं वो भी और ज़रूरी है जानना, क्योंकि ऐसे पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, और मैं अपने ही फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ ये काम, इसीलिए भी और ज़रूरी है सबको बताना, सब लोग अपने अपने जगह पे कर सकते। सो बेसिकली रोबोटिक असिस्टेंट हम जब पढ़ते थे बैचलर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता था CPM, कंटिन्यूस पैसिव मोशन करके होता था, वो बहुत ओल्ड हो चुका है, वो यूज़ नहीं करते हैं कहीं से। उसके बाद आइसोकाइनेटिक होता था, और अब तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं हाई टेक्नोलॉजी का कि उसमें रोबोट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आप लोग देखे होंगे रोबोट, एक पिक्चर आई थी रजनीकांत की, सब लोग देखे होंगे मास्टर, उस पिक्चर में भी रोबोट कैसे काम करता है वो आप लोग एक बार अभी दिमाग में सब लोग लाइए तो और अच्छा लगेगा इसको समझने में। और रोबोटिक जो होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ह्यूमन रोबोट अलग होता है, लेकिन रोबोट कई काइंड का होता है। वो एक फ्लैट हो सकता है, हैंड रोबोट हो सकता है, कार में भी रोबोट लगा हो सकता है, कहीं भी रोबोट इज नॉट ए ह्यूमन। ह्यूमन रोबोट एक है रोबोट, बट रोबोट इज इन एनी फॉर्म। रोबोट कहने का मतलब ऐसा नहीं आप समझिए कि रोबोट जो है सिर्फ ह्यूमन रोबोट है। ह्यूमन रोबोट इज ए काइंड ऑफ रोबोट। सो बेसिकली practice robot is usually electromechanical machine that is guided by computer or electronic programming, and robot can be autonomous, semi-autonomous or fully controlled by remote. So basically हम लोग जब और ये रोबोट का जो यूज होता है आजकल ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में, जैसे आजकल तो डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी यूज होने लगा रोबोट का, और मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे रोबोट के यूज हैं। वही आपको समझना है। आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि रोबोट कैसे काम करता है। एक्चुअली जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जैसे कार का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो कार का मैन्युफैक्चरिंग में एक कार को बनने में बहुत जगह टाइट करना होता है, उसका नट बोल्ट, या कई जगह उसके पार्ट पूछे होते हैं उसको टाइट करना होता है। सो अगर हम ह्यूमन बीइंग के द्वारा वही पार्ट को टाइट करते हैं तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर कोई रोबोटिक हैंड ले जाकर के उसमें फिट करें और उससे टाइट करें तो इट्स इजी फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वो आज के डेट में इंडिया में कई जगह सब जगह हो रहा है। वही काम हम लोगों को भी मेडिकल साइंस में करना है, कि जैसे हम लोग जो मैनिपुलेटिव थेरेपी का काम करते हैं या मूवमेंट का काम करते हैं, रेंज ऑफ मोशन का काम करते हैं, वो हम हाथ से न करके अब रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हो रहा है, और इट्स पॉसिबल इन इंडिया ऑल्सो इज ग्रोइंग नाउ ए डेज। सो यही बात समझना है कि जैसे इंडस्ट्रीज में भी काम होता है, डिफेंस सेक्टर में काम हो रहा है, हम लोग भी अब मेडिकल साइंस में खास करके रिहेबिलिटेशन पर्पज से हम लोग काम करते हैं, और इसको लर्न और एक्सपैंड करने की जरूरत है नॉलेज को। एक्चुअली ये जो नॉलेज है बेसिकली ये अभी तक टेक्स्ट बुक में नहीं आया, दैट्स वाई ये लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ होगा। टेक्स्ट बुक में आ जाएगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और जितने भी बाकी सब जो प्रैक्टिसेस हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, वो क्या क्या है, मैकेंजी और जितने भी जैसे स्नैक्स सबका जो ड्राई नेडलिंग, सब जो ये सब टेक्निक है फिजियोथेरेपी के, ये सब टेक्निक का तो है, कुछ कॉमर्शियलाइजेशन भी होता है इन सब चीज़ों का, तो ये नहीं होना चाहिए अपने फील्ड में। बेसिकली इसको लर्न करके उसको प्रैक्टिस में और क्लिनिकल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड करके काम करना चाहिए। सो इसका भी ऐसे ही हो रहा है धीरे धीरे काम। सो इट शुड बी 100%। आप लोग एक्चुअली काम करते भी हैं, हम जब पढ़ते थे हमें याद आता है कि एक CPM मशीन होता था, हम लोग उस पर नी का मूवमेंट कराते थे, पैसिव मूवमेंट बेसिकली होता था, और आज भी जो काम होता है वो यही सब होता है। बस अंतर क्या है कि जो मैकेनिकल डिवाइस होता था हम लोग उसमें लगाते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब रोबोट में ही होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। सो इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक इनपुट कर दिया। आजकल सॉफ्टवेयर का ज़माना है, कहीं से कुछ सॉफ्टवेयर बना दो नया नया चीज़ और उसको डाल दो। जैसे आपको अगर मिमिक करना है तो रोबोट कैन मिमिक ऑल्सो। अगर जैसे हम पोस्चर को गेस्चर दे कुछ भी करते हैं, मान लीजिए एक्शन करते हैं लाइक दिस,
तो ऐसे अगर हम करके एक बार किसी कैमरा में पुट कर दें तो रोबोट इसको कई बार मल्टीप्लाई कर सकता है। मिमिक का उसका पावर होता है, मिमिक्री पावर होता है। ऐसे ऐसे कई सारे जो रोबोट के एबिलिटीज होते हैं वो रोबोट के एबिलिटीज आपको समझना होगा। तो रोबोट कैन एबिलिटी टू मूव लाइक लेग, व्हील्स, burrow, swings, orbit, and ability to sense like eyes, ears, ability to manipulate arms, hands, fingers, and ability to mimic like appearance, human task, ability to communicate like expression, sounds, voice, digital, and ability to think. Robot can think also, like your brain, your computer, and self-awareness. Ability to operate remote by remote or automatization, but ability to react and respond in different situations. Ability to respond and react in different situations का मतलब हो गया, इसका भी एक कहानी है, ये भी समझाना पड़ता है कई बार। तो इसका कहानी ये है कि जैसे हम लोगों को अगर ये अगर अभी जमीन पे रहते हैं और आपको अल्टीट्यूड पर कभी जाना है, तो अल्टीट्यूड पर जाएंगे तो आपको एक्लिमेटाइजेशन होने पर डिफरेंट सिचुएशन आ जाता है। वहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन होने के लिए आपको 2 दिन का टाइम होगा। और अगर यही रोबोट को हम यहाँ से सीधे वहाँ ले जाए और उसमें प्रोग्राम फिट रहता है तो 1 मिनट 1 सेकंड का काम है। सो उसमें एक्लिमेटाइजेशन और उसमें जो एक्सेलरेशन करने की बात आती है, हम लोगों को 2 दिन लग जाएगा। वहाँ पर अगर कुछ गेम का परफॉर्मेंस कराना है, अगर सचिन तेंदुलकर को जमीन पे खेलना है तो अलग बात है। यही अगर उसको अल्टीट्यूड में अगर खेलने के लिए भेज दीजिएगा तो उसको खेलने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने 2 दिन उसको पहले 1 महीना ले जा करके उनको वो एनवायरनमेंट से एडजस्ट कराना होता है। लेकिन रोबोट से अगर ऐसा काम कराना होगा कुछ, तो उसको एक्लिमेटाइजेशन कराने के लिए उसके प्रोग्राम ऐसे फिट कर दीजिए और वहाँ पे ऑलरेडी एक्लिमेटाइज हो जाएगा। सो ये बात है उसमें। So why the need of the training? So need of the training because of the stroke rehabilitation point towards the intense and repetitive movement assisted therapy that has shown significant beneficial impact on a large segment of the patient. So ability of such training technique, however, are limited by the amount of costly therapist time and they involve. The ability of the therapist to provide controlled and quantifiable and repetitive assistance. But robot can do the same thing like repetitive assistive and quantifiable. But the consistency during the rehabilitation is more important. By the robot, like your performance is you need to move the patient elbow joint up to 30 degree. So by the therapist 30 डिग्री की जगह पर आपको 35 डिग्री भी हो जाएगा या 25 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन रोबोट से अगर काम करेंगे तो अगर 30 डिग्री का अगर प्रोग्राम फिट कर दिया गया तो पूरा 30 डिग्री का 30 डिग्री लाएगा। सो हमारा एम जो होता है वो उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिलता है, एररलेस, और एरर की पॉसिबिलिटी भी कम होती है। सो अगेन दिस इज द ब्यूटी ऑफ रोबोट। अगर हम करते हैं तो हो सकता है 2 डिग्री 5 डिग्री का डिफरेंसेस आ जाएगा, लेकिन रोबोट कैन नॉट। उसमें अगर आप 30 डिग्री का प्रोग्राम सेट कर दिए हैं तो 30 डिग्री का मतलब 30 डिग्री नहीं करके जाएगा और 30 डिग्री पर ही रिटर्न करेगा। सो अगेन दिस इज द ब्यूटी। एंड so recent technology have made it possible to use the robotic device as assisted by the therapist, providing safe and intensive rehabilitation with repeated motion to person after a stroke. Basically, this robot can perform a continuous passive motion, active resisted movement, and active resisted movement. And why robotic training is important? It provides the real-time feedback, objective measures, monitor progress, tracking outcome, clear to the patient. Robot is a motivating, engaging, and stimulating. Real-time stimulation in training, errorless training, and 3 crucial elements for the acquisition of motor program through rehab: adequate feedback, variability of practices, and design of the learning situation. Patients with motor dysfunction are totally dependent on the information concerning the outcome of the attempt to perform motor tasks, especially during the acute stage. And
It allows precise recording of the movements and application of the force, valuable tools for motor rehabilitation and visual cues conveyed on the computer screen to convert repetitive movement, practice into the engaging task, information sent to the patient about the exercises performance, and address to the psychosomatic variables influencing therapy. So basically, robot is different kind of instrument, the mechanical device, as I have already told you earlier. Different by the robot using in the different countries and India with a different name like Armio, Locomat, Erigo, Miamo, Neuromove, Balance Master, Biodex Balance System, Restorative FES Psychic, Get Right, Free Supportive Emulation System, TGON, Caron. These are the advanced technological equipment which are used as a robotic instrument. So these are the instruments we are using as a robot for the stroke rehabilitation patient. In our department at SAFI, we are working on the three equipment, that is basically Erigo, Armio and Locomat. These equipment are too much costly. The like robotic instruments are available in our department, and lots of poor patients are benefited by the physiotherapist using the robotics. One of the research projects which is funded by the ICMR New Delhi under me as a principal investigator is currently running at our hospital. So one of the patients which I am dealing 3 months back with the spinal cord injuries at the cervical level, and I was using that time as a Locomat, and I want to show video. On which we are working. This patient is on the first day. He is a quadriplegic patient, cervical. And after 3 months, which in turn stimulates the muscles of the lower extremities. A rhythmic muscle pump effect is induced, which helps to maintain venous return
verticalization. It increases the mean arterial blood pressure and leads to a faster stabilization of the cardiovascular system. The increased cardiovascular activity helps patients to tolerate the upright position better. The patient can train longer and more intensively in the vertical position. The Origo functional electrical stimulation supports the contraction of the lower limb muscles and increases the muscle pump effect. The stimulation is fully synchronized with the robotic leg movements and offers up to 8 adjustable channels. Okoma's Origo offers therapists a safe solution for early mobilization. It improves patients' recovery and can reduce time in acute care. Okoma's Origo is a robotic. Origo the three equipment we have in the department. One is Locomat, second one is Origo, and third one is RVO. Video is not clear, that's why I am not showing all the videos. So one is for Parkinson disease, and for that patient we are using the RVO. Basically, RVO I will explain in later on, but in RVO it's lots of sensible hand grip in that machine, and that is it's a curricular programming. Different kind of games activities are input in that machine, and patient can recreate with the help of different kind of performance by the hand. And Locomat is used for the locomotion purposes, and Origo third one exercises is basically used for the early mobilization of the lower limb. Because of the leg loading cycling is more important for the stroke patient, and that equipment is very much effective for the stroke patient. So we have the machine like RVO, Locomat, Miyamo, Biodex Balance, free supported ambulation system, Balance Master, Gait Ride, Restorative FES Cycle, Karen, Evion, and NeuroMove. So basically RVO is the adjustable arm support with the highly sensible hand grip and video game like exercises to stimulate arm movement used in the specific real life task, providing you with a goal-oriented task and giving you immediate visual feedback. Because of the weight of the arm is counterbalanced in the arm support, you can use residual neuromuscular control to perform the exercises and gradually build the strength in your arm. Built-in sensors and software record arm movement at each joint, so you and your therapist can track your improvement, determine the appropriate difficulty level for you, and you customize your training program as you progress. And second instrument is Locomat. Locomat, it reduces the spasticity, improve walking ability, increases alertness, strengthens leg muscles, improve stamina, this increases motivation. Because of it, it gives the feedback to the patient directly on the screen. Severely impaired ambulating stroke patient benefit from the task-oriented and intensive training. Ambulating stroke patient shows improvement with the Locomat system has been would require the challenging and variable training program either via therapist assisted or Locomat assisted locomotor training. Locomotor improvement might depend upon the early training, onset as well as a high number of repetitions which can be applied with the Locomat system. Dr. Suraj, sorry to disturb you. So Origo I have told through the video also, so no need. Actually, benefit of the Origo is passive movement, a lot of alternative applied and removed from the patient leg. The
leg movement can be adopted separately for the patient right and left according to their needs. Miyamo is basically brain injury rehabilitation of the re-education maintain or increase the range of motion movement. Biodex balance system is basically a platform and training for the static and dynamic static balance. Free step supported ambulation means the body weight is supported on a harness for gait. This machine is used when the person is able to stand up at least. Balance master, and this machine is basically called for the computerized dynamic posturography and method for quantifying balance. This is basically used in research purposes, and how much balance is given to that particular person we can calculate with the help of various cameras in that section, and how much tilt is possible is with the person we can identify. Gait right. Gait right is also an instrument through which we can measure the different type of step length, step to step, symmetry and variability, velocity, measure cadence, step length and all. So through this we can assess the patient, and on the foot also there are sensors are within the foot plate. Restorative therapies are meant for relax the muscle spasm, prevent or retard disuse atrophy, increase local blood circulation, and maintain or increase the range of motion. Karen is basically not in India, but it's other countries, and all over the world it is only 7 equipment, and this is very much costly, so that's why it is growing. Basically, it is a computer-assisted rehabilitation environment. Approximately 20-foot dome-shaped Karen help research analyze how to patient react to the different walking speeds, inclines, and environment. TBON is again a robotic instrument, and this aids the knee flexion and extension movement during sitting and standing performances. During the stair climbing, this is very important for rehabilitation purposes. NeuroMove is almost similar with the electrical stimulation. So this is our nutshell of the robotic instrument. And thank you very much for. Regarding the newer trend of rehabilitation, that is robotic. We are newer thinking of treatment of these modalities because the latest way of taking a patient affected with the various neurovascular disorders. Any questions you have? Please. कार्डियक पंप सिस्टम डिस्टर्ब है क्योंकि मसल्स पंप नहीं कर पा रही हैं। उनका हर दिन ऑक्सीजनेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी भी कम हो रहा है। उनका हर दिन सीडेंटरी लाइफ स्टाइल से रीजनरेटिंग पावर कम हो रही है। तो आपको इसके पीछे का लॉजिक और साइंस समझना होगा। अगर आप इसके पीछे का साइंस लॉजिक समझ जाएंगे तो आप उसके तरीके भी समझ पाएंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आर्थिक दृष्टिकोण से आप इंडिविजुअल क्लिनिक पे इंस्टीट्यूशनल गैजेट्स अफोर्ड नहीं करते हैं। तो हर एक प्रोफेशन में, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो चाहे और कोई प्रोफेशन हो, एक इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस होती है जहाँ पे एक इस तरह की मशीन्स आ पाती हैं और वहाँ पे यूजली हम लोग जॉब करते हैं, सैलरीड रहते हैं, ऑलराइट। और वो उसकी एग्जाम्पल्स प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स उससे सीखते हैं या देखते हैं या टीचिंग इंस्टीट्यूट में फॉलो किए जाते हैं। जब प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि इंटरप्रेन्योर हैं, तो उनमें एक एंटरप्रेन्योर वाली स्किल है। आप
डायरेक्टली पेशेंट से अपनी स्किल से अर्न करते हैं, वो एक डिफरेंट आर्ट है, डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट कनेक्टिविटी है। तो जो समझिए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट प्रैक्टिस में फ़र्क है, वो फ़र्क यहाँ पे रहेगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उसका लॉजिक समझें। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, फिर आप ग्रेजुअली उसके जो अफोर्डेबल तरीके अपना पाएंगे। जैसे जो मोटराइज व्हील चेयर्स आती हैं या जो व्हील चेयर्स आते हैं, उसमें अभी इंडियन लोगों ने ही उसे मॉडिफाई करके एक बटन दबाते हैं और वो स्टैंडिंग मोड पे आ जाता है। That is called a standing wheelchair. अब वो इतनी मुश्किल नहीं है अफोर्ड, लेकिन वो ऑलमोस्ट सारे वो एडवांटेज दे रही है। ऑलमोस्ट मैं इनसे कंपैरिजन नहीं कर सकता, लेकिन इसकी कीमत अगर 100 है तो उसकी केवल 1 है। तो आप केवल 100 गुनी कम कीमत में ऑलमोस्ट 90% एडवांटेज दे सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी नज़र हो पाएगी, इतना लॉजिक आप प्रिंसिपल समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल क्वेश्चन। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप अपना डिवाइस खुद डिवाइस कर सकते हैं, कि डिवाइस तो किसी मैनुअल में बनाया है। You learn the principle of technology, so you can devise in your clinic as well. ऐसा नहीं है कि मशीनरी से ही सब पेशेंट को आप ट्रीट करें। You can अपने कोलीग की मदद लेकर आप पेशेंट खड़ा कर सकते हैं, उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। These things are done by the robot. You can do it by your manual as well. So you learn the principle and you devise your own for your treatment. Thank you. So let's welcome, thank you Dr. Suraj Kumar.